हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेव बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपी वर्ग 3 मामले में एक नई अपडेट सामने आ रही है। एमपी के जो डीएड के कैंडिडेट्स हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, फिर से ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उससे अलग फ़ैसला कुछ देखने को मिलेगा? क्या हमारी नौकरी हम सुरक्षित माने ना माने? हम सर बहुत परेशान हैं। इस पे क्या कुछ हो सकता है सर, प्लीज़ कुछ बताइए। तो देखिए, भारत के समस्त नागरिकों को ये अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर हम किसी कोर्ट के फ़ैसले से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शायद डीएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो जा रहे हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं है। और जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था ऑर्डर देखने के बाद, मुझे भी लगा कि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे डीएड के लोग वैसा नहीं आया। उनको लग रहा था कि सब्जेक्ट टू आउटकम है, अगर मात्र सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा होने की वजह से सारे बीएड के जो अपॉइंटीज हैं जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें बाहर कर देना चाहिए। ये उनके अनुरूप फैसला नहीं आया है और इसी बात से वो संतुष्ट नहीं है जो हाई कोर्ट का फैसला आया मध्य प्रदेश का। इसलिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट इस आशा में जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद फैसला अलग आए। इस पे मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या राय है, अभी तक जितने भी फैसले हुए उन सबको देखते हुए इस पे क्या कुछ हो सकता है, क्या फ़ैसला अलग आ सकता है या नहीं, इस पे तमाम चर्चाएं करेंगे। और सभी साथियों से अपील है कि जितने भी मेरे बीएड के स्पेशली साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएड संबंधित किसी भी अपडेट के लिए और ऑथेंटिक अपडेट के लिए एकदम, और जो बातें रहती हैं उसी पे वो आप तक पहुँचती रहें। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अब काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं लाइव के माध्यम से ही देता हूँ। तो जैसे लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर, क्या सब्जेक्ट टू आउटकम में अभी भी कुछ और डिफरेंट व्यू आ सकता है जो हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है? क्या इससे अलग कुछ हो सकता है? क्या चीज़? अब तो मैं सबसे पहले तो देखिए मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है संभवतः बीएड की तरफ से मैं ऐसा पहला बंदा हूँगा जो 8 अप्रैल का जो जजमेंट आया था उस दिन हियरिंग हुई थी, तो मैं ही बीएड का संभवतः पहला ऐसा आदमी था जिन्होंने कहा कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम के लिए खतरा है, सब्जेक्ट टू आउटकम को बाहर किया गया। ये बात भी मैंने ही बोली थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना के या अलग से कुछ बोलूँगा, ठीक है? उस समय जो फैसला आया था, जो हियरिंग हुई, तो इस हिसाब से जो बातें थी मैंने बताई थी। और उसके बाद से मैंने तमाम बार वीडियो में कहा कि लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात को बीएड या डीएड में से जो ये बात कन्विंस करा ले जाएगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये अगर जजेस के सामने कोई कन्विंस करा दे रहा है कि नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में होना चाहिए सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात, तो वो निश्चित ही जीत जाएगा। और इसमें बीएड की तरफ से जो 24 तारीख को एमपी हाई कोर्ट में हुआ था, बखूबी इसको बताया गया, समझाया गया कि सब्जेक्ट टू आउटकम आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो किस संदर्भ में था। और इसको अच्छे तरीके से काफ़ी लगभग 2 घंटे की बहस चली थी। आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो है मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लगभग 2 घंटे की बहस में काफ़ी चीज़ें बताकर समझाकर कन्विंस कराया गया। और हाई कोर्ट के जज हैं ऑनरेबल सी लागू साहब, जो कि अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। तो अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि इससे फ़ैसला इतर हो सकता है, क्या है ये चीज़, देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद से ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या मामला ये आपके फेवर में जा रहा है या आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है? मैं अपने तरफ से अभी कुछ नहीं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस मामले को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सीधे 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट चलें। 11 जनवरी पश्चिम बंगाल की तरफ से अर्नब घोष की याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और प्रेयर्स क्या थी?
उनका ऑनगोइंग का मामला था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उनको नियुक्ति बस मिलना बाकी था। तो वो प्रेयर लगाया गया कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है उसको प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए और उसके पहले के जितने भी लोग हैं जिनकी ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनको राहत दी जाए। ये याचिका सॉरी ये याचिका उनकी डिसमिस कर दी गई, बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। फिर ठीक 11 दिन बाद 22 जनवरी को एक और सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में ही। बीएड वेलफेयर की याचिका थी जिसमें भी ऑलमोस्ट सेम प्रेयर थी। फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू करने की बात हो रही थी, 23 तक के पहले बीएड को सुरक्षित करने की बात हो रही थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसको भी डिसमिस कर दिया गया था। वैसे तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको डिसमिस विथ कॉस्ट किया गया, फाइन भी लगाया गया। तो ये हुई बात जिसमें कि ये दोनों याचिकाएं थी। और उसके पहले एक बिहार की भी याचिका थी जिसमें कि TRE 1 जो बिहार 7वें फेज का था, उसमें भी यही बात कही गई थी कि फैसले को इस तरह से लागू किया जाए कि जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और उनको कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसे भी लगभग खारिज कर दिया गया। तो अब ये तमाम केसेस ऐसे थे जिनमें फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू करने की बात हो रही थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया बिना किसी ज़्यादा सुनवाई के, बिना किसी आर्गूमेंट के। ठीक है, अब आते हैं सीधे MP सरकार की याचिका पर। MP सरकार ने भी याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। MP वर्ग 3 के जो बच्चे थे बीएड वाले, उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट से सीधे ट्रांसफ़र करा के मामले को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच गठित होती है, सुधांशु धूलिया, अनिरुद्ध बोस की। इस मामले को उसमें सुना जाता है और देखिए क्या होता है। प्रेयर देखिए, MP वर्ग 3 में भी प्रेयर क्या थी, फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए, इंडिपेंडेंट रिलीफ की मांग की गई थी और फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू करके जितने भी MP वर्ग 3 में चयनित हैं, ये कहा जा रहा था कि 11 अगस्त 2023 के पहले के चयनित हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी नौकरी को बहाल किया जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए और इस याचिका को सुना जाता है। अभी आप अंतर देखिएगा, वो 3-4 याचिकाएं जिसमें सेम प्रेयर थी ऑलमोस्ट, उसे खारिज कर दिया जाता है। एक मेजर डिफरेंस बस ये था कि वो चयनित वो अपॉइंटेड नहीं थे, वो ऑनगोइंग वाले थे और उनको खारिज कर दिया जाता है बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन इसको सुना जाता है। अब चलिए, सुना तो जाता है 8 अप्रैल को, ये विधिवत सुना जाता है, सुना तो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन याचिकाएं हैं इसके पहले भी खारिज की जा चुकी थी, इस बिना पे खारिज की जा चुकी थी कि एक बार फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो उस जजमेंट में कोई मॉडिफिकेशन की गुंजाइश नहीं रहती है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की भी याचिका सेम थी, क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन की ही थी, प्रेयर भी सेम थी, इसको भी खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन खारिज नहीं किया गया। लीगली ये मेंटेनेबल नहीं था, इसका मतलब कि इसका कोई आधार नहीं बनता था सुनवाई का, क्योंकि जैसे मैंने बताया फाइनल सुनवाई हो चुकी थी, तो क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन उस जजमेंट में नहीं होना था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिका मेंटेनेबल नहीं थी, इसको रिव्यू बना के सुना गया, लेकिन सुना गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। उन्होंने अपनी आर्टिकल 142 के तहत जो पावर होती है वेस्टेड, उसका इस्तेमाल किया और इसको सुना। मध्य प्रदेश की याचिका क्या थी, हमें रिलीफ दिया जाए, फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए, जो 11 अगस्त का फैसला था। उसके बाद से सुनवाई होती है, काफ़ी सुनवाई होने के बाद से जजमेंट भी उसी दिन आता है। जजमेंट में क्या था, जजमेंट आप लोग के पास होगा, अगर नहीं होगा तो हमारे सेव बीएड इंडिया या अखिल भारतीय बीएड संघ में जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें मैं ऑर्डर की कॉपी फिर से सेंड कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। और पढ़िएगा, जजेस ने जो ऑर्डर दिया उसमें क्लियरली लिखा गया है कि मध्य प्रदेश ने इंडिपेंडेंट रिलीफ की मांग की है,
फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू करने की मांग की है, और साथ ही कहा कि चूंकि ये मेंटेनेबल नहीं है फिर भी हम इसको एज ए रिव्यू ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशंस कैंडिडेट और पेंडिंग जो तमाम हाई कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और काफ़ी सारी याचिकाएं आ रही हैं। तो तमाम इन याचिकाओं को देखते हुए, आर्गूमेंट्स को देखते हुए उन्होंने इसको एज ए रिव्यू ट्रीट किया और फैसले को सुना, केस को सुना और फैसला दिया। फैसला क्या दिया? फैसला प्रोस्पेक्टिवली लागू होता है और उनको रिलीफ दिया जाता है जो 11 अगस्त 2023 के पहले चयनित हैं। मध्य प्रदेश की याचिका में प्रेयर यही थी कि फैसले उनको रिलीफ दिया जाए, फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए। जजमेंट भी यही आता है कि इंडिपेंडेंट रिलीफ की जो मांग की गई थी वो दी गई और फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया। ये तो हो गई बात यहाँ की। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो 11 जनवरी और 22 जनवरी को जो याचिकाएं खारिज की गई थी, तो उसमें कुछ लोग गए थे जो सेलेक्टेड थे, लाइक 69,000 अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा गया था, और भी जो अपॉइंटेड थे उनकी तरफ से भी वकील गए थे। तो जब इस पे बहस शुरू हुई तो जजेस ने सीधे तौर पे ये कहा कि अपॉइंटेड का भी कोई ऐसा मामला आया नहीं है, अगर वो आता है हमारे साथ तो उनको हम देखेंगे। उनका अभी कोई जिक्र नहीं हुआ था, उनके लिए साइलेंट था। ये खुद सुधांशु धूलिया ने कहा था कि जैसे अपॉइंटमेंट का मामला आएगा उसको हम अलग से सुनेंगे। उनको ये नहीं कहा कि उनकी भी याचिका खारिज नहीं की गई। उनको कहा गया कि जैसे ही अपॉइंटीज़ का मामला आएगा हम उसको अलग से सुनेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। फिर जब MP वर्ग 3 का मामला गया, यानी कि जो अपॉइंटीज़ का मामला गया, तो उसको सुना गया। और किस तरह सुना गया ये आपको मैंने बता दिया। सुनने लायक नहीं थी याचिकाएँ, वो मेंटेनेबल नहीं थी, फिर भी उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको सुना गया। इसका मतलब उन्हें वो सुनना था और उन्हें भी उनको सेव करना था। और जब आप हियरिंग सुनेंगे 8 अप्रैल वाली, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि D.Ed को तो मिल ही गया जो चाहिए था, अब सिर्फ D.Ed ही अलाउड है प्राइमरी में। लेकिन वो जॉब जो सुधांशु धूलिया इतने दिनों से जब चल रही थी तो खुद कह रहे थे कि ब्रिजपोर्ट जैसी कोई बात नहीं है, आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो, ये वो खुद कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है और उसको आप लोग निकालना चाहते हो। D.Ed को तो वैसे भी मिल चुका है जो चाहिए था। ये तमाम चीज़ें कही गई, ठीक है। अब आते हैं कि फैसला प्रोस्पेक्टिवली लागू हो गया, रिलीफ जो मांगा गया था वो मिल गया। अब आते हैं बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला जो था वो सिर्फ UP 69,000 और KVS की जो आई थिंक 2018 में भर्ती आई थी उनके लिए था। भाई KVS तो वहाँ पार्टी भी नहीं बना था। UP 69,000 को 8 अप्रैल का आप लोग जब सुनेंगे तो UP 69,000 की बात वहाँ अभी की ही नहीं गई थी। सिर्फ और सिर्फ MP वर्ग 3 में मामला चल रहा था। तो मुझे ये आप लोग समझाइए कि MP ने याचिका डाली अपने वर्ग 3 के B.Ed चयनितों को बचाने के लिए, उन्होंने बहस किया, उनकी प्रेयर थी, उन्होंने रिलीफ मांगा, उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिवली लागू करने के लिए, और ये उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए ये फैसला दिया गया। अब MP की याचिका और आप लोग कह रहे हो कि MP सेफ नहीं होगा, और जो वहाँ था ही नहीं, जिसके बारे में बहस ही नहीं हुई, UP 69,000 और KVS, उन्हें ही सिर्फ बचाया गया। ये तो अब आप ही लोग समझ सकते हो कि किस लेवल का तर्क है। MP मेन याचिका करता था, उसने जो मांग की, जो उसकी प्रार्थना थी, उसे स्वीकार करते हुए उस तरीके का जजमेंट दिया गया। और जब आप लोग जजमेंट पढ़ेंगे 8 अप्रैल वाला, तो उसमें एक लाइन लिखी गई है, इंस्टीट्यूटेड बाय देम। इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से जो 24 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। इंस्टीट्यूटेड बाय देम मतलब कि उन्होंने साफ तरीके से डिफ़ाइन करवा दिया कि अगर किसी के एडवर्टाइजमेंट में, किसी के रिक्रूटमेंट में B.Ed को शामिल नहीं किया गया था और किसी को नियुक्ति नहीं मिली थी रिक्रूटमेंट बॉडी के द्वारा, और वो किसी कोर्ट के द्वारा जाके रिक्रूटमेंट में शामिल हुए या सिलेक्शन लिए, तो उनके लिए सब्जेक्ट टू आउटकम है। ये बात 24 अप्रैल को क्लियर कट बता दिया गया। और जस्टिस सील नागू, जो कि अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं हाई कोर्ट में, ऐसा तो है नहीं कि एक हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका विवेक जो है इतना कमज़ोर हो कि इस बात को नहीं समझ पाएगा। 2 घंटे की बहस चलने के बाद ये फैसला आया है MP वर्ग 3 मामला, जो कि आप लोग क्लियर कट मैंने बता दिया था कि क्या फ़ैसला है। तो MP मेन याचिका करता था और MP को ही रिलीफ ना मिले, और जबकि उसकी प्रेयर जो थी वो एक्सेप्ट करते हुए उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट आया है,
तो मेरे हिसाब से ये सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिएगा कि इसके बाद से अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या होता है, क्योंकि जो 8 अप्रैल का हियरिंग था वो भी मैंने सुना था। तो इसमें क्लियर था कि दोनों जज जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उन्हें बचाने के फेवर में थे, और फिर से ये मामला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हर कोई स्वतंत्र है, फैसला अगर किसी कोर्ट का उन्हें लगता है संतोषजनक नहीं है तो जाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मुझे लग रहा है आप लोगों का आइडिया लग गया होगा, आप लोग खुद से समझ सकते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात है फैसला बदलने की, तो इसके बहुत अब कम चांसेस है कि फ़ैसला शायद बदले। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा उस बात को गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।